देश में इस चुनावी माहौल के बीच केंद्र सरकार ने देश का 2023-24 का बजट पेश किया और इस बजट में मोदी सरकार ने हर वर्ग के लोगों पर ध्यान दिया है। लेकिन मोदी सरकार के इस बजट से विपक्ष को मिर्ची लग गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने इस बजट में निम्न वर्ग के लोगों पर खास ध्यान दिया है। मोदी सरकार के इस बजट को देखकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिलमिला गए हैं। ऐसा लगता है जैसे संजय सिंह को लग रहा है कि इस बजट की वजह से मोदी के लिए 2024 की जीत लगभग तय है। आपको बता दें, इस ट्वीट के जरिए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बजट 2023 पर अपनी बात रखते हुए कहा, न किसानों की एमएसपी बढ़ी, न नौजवानों को रोजगार मिला, लेकिन ये मोदी जी का अमृत काल है। निर्मला जी कह रही हैं कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई। किसकी? वैसे आम आदमी पार्टी को मिर्ची लगनी लाजमी है, क्योंकि दिल्ली में मेयर अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी आप के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रही। आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का बजट पेश किया। सरकार ने दावा किया कि इस बजट में किसान, नौजवान और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी कुछ है और इन क्षेत्रों में सरकार की कोशिश से भविष्य में उन्हें लाभ मिलेगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि देश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है और साथ ही किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी में इस बजट में है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने साल 2023 के दौरान किसानों को 20 लाख करोड़ रुपए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। 20 लाख क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाएंगे। तो वहीं सामान्य वर्ग के लिए वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स पेयर्स को लेकर अहम ऐलान किया। अब नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत सरकार 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं वसूलेगी। वित्त मंत्री की इस घोषणा को टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स भी इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, लेकिन संजय सिंह को बजट में कुछ नहीं दिख रहा। इससे पहले 5 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब 7 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं किसानों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। ऐसे में संजय सिंह की बेचैनी समझी जा सकती है कि इस बजट से जनता में खुशी की लहर है। भगवा दल ऐसे ही जनहित के सरोके की सोच लेकर अपनी बुलंदियों को छूती रहेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई, लेकिन उनकी यात्रा की चर्चा पाकिस्तान में खूब हो रही है। राहुल गांधी पाकिस्तानी मीडिया में छा गए हैं। दरअसल राहुल गांधी और नेहरू गांधी परिवार के लिए फिर से पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया का प्यार उमड़ पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानी मीडिया राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री देखने के लिए काफी बेचैन है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया संस्थानों ने कांग्रेस और राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए हैं। ये वही पाकिस्तानी मीडिया है जो बीजेपी और आरएसएस को पाकिस्तान को खत्म करने वाला और भारत में सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वाला बताती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रूर शासक भी बता चुका है ये पाकिस्तानी मीडिया, लेकिन इनका प्यार गजब का है। नेहरू गांधी परिवार के लिए पता नहीं क्यों पीएम मोदी से थरथर कांपने वाला पाकिस्तानी मीडिया राहुल गांधी का मुरीद हो गया है। आपको बताते हैं आखिर क्या क्या छुपा है पाकिस्तानी मीडिया में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद। पाकिस्तान का प्रमुख अखबार डॉन लिखता है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का हिजाब पहने स्कूली लड़की का हाथ थामना ये दिखाता है कि वो भी उसी विचारधारा से आते हैं जो गांधी और नेहरू की थी। अखबार ने अपने एक लेख में लिखा है कि सांप्रदायिक रूप से बटे हुए कर्नाटक में राहुल गांधी का हिजाब पहने स्कूली छात्रा का हाथ थामना नेहरू और गांधी के भारत के विचार था। पाकिस्तान के एक दूसरे प्रमुख अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपने एक लेख में लिखा है कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंकने की कोशिश की है। अखबार लिखता है कि यात्रा ने राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा किया है। अखबार लिखता है मार्च का उद्देश्य केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की फासीवाद हिंदुत्व की राजनीति द्वारा समाज में पैदा की गई दरारों और विभाजन को खत्म करना है। मतलब जो पाकिस्तान खुद विभाजनकारी नीतियों में फंसा है वो भारत की सरकार पर निशाना साध रहा है। पाकिस्तान और उसका मीडिया भारत को बोलने लायक भी नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया को अपनी सरकार से सवाल करना चाहिए कि उसका देश कंगाल कैसे हो गया और उसके देश के लोग आज एक रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मीडिया को दिलचस्पी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। पाकिस्तानी मीडिया राहुल गांधी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के नेताओं को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीफ आपको राजनीति में नुकसान ही देगी, फायदा नहीं पहुंचाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया राहुल गांधी की तारीफ कर क्यों रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ऐसा धोया है कि वो सपने में भी मोदी का नाम लेने से डरते हैं। देश में चुनावी बिगुल बच चुका है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से जनता को लुभाने की प्लानिंग में जुट चुके हैं।
लेकिन जहां एक तरफ भगवा दल यानी कि बीजेपी जो धीरे धीरे देश को प्रगति की राह पर ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी और जिसका अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है यानी कि कांग्रेस, जो बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी प्लानिंग कर रही है। आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस तीसरी बार राहुल गांधी को लॉन्च करने की तैयारी में है। आपको बता दें 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, जब राहुल गांधी ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्यों का दौरा किया और इस दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचे। यहीं पर राहुल गांधी ने अपनी यात्रा समाप्त की। कांग्रेस चाहती थी कि इस यात्रा के समापन दिवस पर देश के तमाम प्रमुख दल के नेता कश्मीर में पहुंचे और राहुल गांधी के साथ खड़े हों, लेकिन ऐसा हो न सका। कई दल इस समारोह में शामिल ही नहीं हुए और ये कांग्रेस के लिए करारा झटका है। आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा के समापन दिवस के मौके पर कांग्रेस ने देश के 22 मोदी विरोधी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश की थी। कांग्रेस की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को न्योता था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बीएसपी चीफ मायावती, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत तमाम बड़े नेताओं को कश्मीर आने का निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन बड़े राजनीतिक चेहरों ने कांग्रेस के इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और राहुल गांधी के नेतृत्व में बनाए जा रहे विपक्षी एकता के मंच से दूरी बना ली। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के एक नेता वहां जरूर पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि वो पार्टी की ओर से नहीं बल्कि मंच पर आने का फैसला उनका स्वयं का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष को एकजुट करने में सिर्फ राहुल गांधी ही विफल रहे हों। कई कद्दावर नेता जो इस चाल में फेल हुए हैं, जैसे कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये कह चुकी हैं कि 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकना उनका लक्ष्य है। ममता बनर्जी ये भी कह चुकी हैं कि ये उनकी अंतिम लड़ाई होगी। दरअसल ममता बनर्जी ने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही थी। तो भगवा दल को उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अपने काम और देश के उज्जवल भविष्य की कामना से भारत के एक एक घर में अपनी पहचान बना ली है और हर हर मोदी और घर घर मोदी के नारे के साथ एक बार फिर से चुनावी मैदान सबसे मजबूत पार्टी नजर आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजादी के अमृतकाल का यानी 75वें वर्ष का यादगार बजट पेश किया है। इस बजट की सबसे अहम बात यह है कि 7 लाख तक की आय वाले लोगों को इनकम टैक्स से छूट प्रदान की गई है। वहीं 80 करोड़ लोगों को अगले 1 साल तक के लिए मुफ्त अनाज की घोषणा की गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया है, जिसका लाभ एक बड़े वर्ग को मिलेगा। इस बजट के बाद विपक्ष के लिए कुछ बोलने लायक रह ही नहीं गया, क्योंकि इस बार के बजट में सरकार ने हर वर्ग के लिए खजाना खोल दिया है। अब इस बजट पर कई विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। हालांकि जिस तरह का बजट पेश किया गया है, उस पर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता ने भी तारीफ की। कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने भी इस बजट में मध्यम वर्ग का ख्याल रखे जाने पर प्रशंसा की। वहीं जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता और बीजेपी सरकार के आलोचक रहे नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी बजट पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। जानिए क्या रही इन नेताओं की राय। कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम के बेटे और दिग्गज कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने दिल्ली में बजट के समापन पर कहा कि बजट का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति के अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की पुनरावृत्ति है। हालांकि उन्होंने इस बात की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस बजट में टैक्स में किसी भी तरह की कटौती का स्वागत है। लोगों के हाथ में पैसा देना अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा मौका है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में बजट के समापन पर अपने कथन में कहा कि इस बजट में मध्यम वर्ग को मदद दी गई है, सबको कुछ न कुछ दिया गया है। अब्दुल्ला ने कहा कि 1.5 घंटे तक हमने बजट सुना, अब हम इस पर बात करेंगे। बजट आने के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर भी अपने आप को तारीफ करने से रोक नहीं पाए। थरूर ने कहा कि इस बजट में सब कुछ बुरा नहीं है और इसे पूरी तरह से नकारात्मक नहीं कहा जा सकता। वहीं बहुजन समाज पार्टी सांसद मलूक नागर ने कहा कि बजट में आम लोगों को मिली राहत से इसे शाहरुख खान की फिल्म पठान की तरह हिट बना दिया है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से लोकसभा सदस्य नागर ने कहा कि बजट में आम लोगों को मिली राहत ने इसे पठान फिल्म की तरह हिट बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा है कि इस देश में मध्यम वर्ग को आगे बढ़ाने का मौका हमेशा मिलना चाहिए और भारत का यह अमृतकाल अगर ऐतिहासिक बनाना है तो समाज के सभी वर्गों के समान अवसर देने की जरूरत है। कुल मिलाकर देखें तो इस बार मोदी सरकार ने ऐसा बजट पेश किया है कि विपक्षी नेता भी तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि इस बार के बजट जनता के लिए बल्ले बल्ले है। कहा जा रहा है कि इस बजट में मोदी सरकार के लिए 2024 का चुनाव में जीत लगभग तय कर दी है, क्योंकि इस बजट से हर वर्ग को सीधा फायदा पहुंचेगा। कांग्रेस पार्टी देश में 2023 में विधानसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव को साधने के लिए हर तरह की कोशिश करने में जुटी है। आपको बता दें देश में अगले साल 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सभी पार्टियों में
चुनावों को लेकर अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी आम लोगों के बीच अपनी पहुंच बनाने के लिए राहुल गांधी की अगुवाई में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण को निकाल चुकी है और इसको लेकर भाजपा के साथ साथ दूसरे दल भी कांग्रेस को निशाना बनाते आ रहे हैं। अब जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी कांग्रेस की इस यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए। आपको बताते इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा कि सिर्फ इससे मकसद पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यदि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो केवल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा, बल्कि वोट भी हासिल करने होंगे। उन्होंने कहा कि देश में स्वस्थ लोकतंत्र को फिर से जिंदा करने के लिए कांग्रेस को मजबूत बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा ये केवल मार्च निकालकर नहीं बल्कि मत हासिल करके होगा। गोवा ने यहाँ अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी के 3रे संस्करण के विमोचन के अवसर पर कहा, स्वस्थ लोकतंत्र जिससे कोई एक पार्टी विपक्ष को ना चलाए, जैसा कि भारत ने 1970 के दशक के अंत से 2014 तक देखा है। गोवा ने कहा कि 2019 में 191 सीटों पर कांग्रेस ने भाजपा को टक्कर दी थी, जिनमें से 16 पर ही उसे जीत मिली थी। इस तरह की उसकी सफलता की दर महज 8% ही थी। यदि गठबंधन दलों की ओर से उसे साथ मिला होता तो फिर कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस अकेले ही लड़ती दिखी थी। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस को बिहार में आरजेडी और जेडीयू का साथ मिल सकता है, महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना साथ आ सकते हैं, तमिलनाडु में डीएमके का समर्थन मिल सकता है, लेकिन अंत में खुद कांग्रेस को ही मजबूत होना होगा ताकि भाजपा को टक्कर दी जा सके। लेकिन एक बात तो साफ नजर आती है कि कांग्रेस द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा का कोई फायदा नहीं, बल्कि कांग्रेस ने ये यात्रा निकालकर अपनी बची कुची इज्जत भी गंवा दी है। भगवा को पछाड़ने अब कांग्रेस के लिए सपने जैसा है, लेकिन अब ये वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस से ये मेहनत आगामी चुनाव में कितनी रंग लाती है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अब खत्म हो चुकी है। लगभग 145 दिनों तक चली यात्रा के साथ विवाद भी साथ साथ चल रहा है। इस जोड़ने की यात्रा के दौरान देखा गया कि कांग्रेस किस किस तरह से टूट रही है। फिर चाहे पूर्व कांग्रेस वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस को छोड़ जाना हो, या फिर तटीय क्षेत्र गोवा के कांग्रेस विधायकों का पार्टी से पलायन कर जाना हो, या फिर गुजरात में चुनाव के दौरान पार्टी के नेताओं का पाला बदलना, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान भी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा देकर दूसरे दलों का दामन थामा। मतलब कांग्रेस की यात्रा के साथ विवादों ने भी यात्रा का दामन अंतिम समय तक नहीं छोड़ा था। अब ये तो इस साल के 9 राज्यों के चुनाव हो या अगले साल होने वाले लोकसभा के परिणाम ही तय करेंगे कि इस भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचेगा। लेकिन भविष्य जो भी हो, समापन समारोह में जो भाषण राहुल गांधी ने दिया उसको सोशल मीडिया के यूजर और बीजेपी के नेताओं ने जमकर मजे लिए। इस बार राहुल गांधी अपने बयान को लेकर बीजेपी और सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर हैं। ये राहुल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो शेयर कर रहे लोग उन पर तंज कस रहे हैं। आखिर क्या कहा विपक्षी नेताओं ने और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो पर, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के समापन समारोह में कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा की तरफ गया था। इलाहाबाद में संगम के किनारे हमारा घर है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो लग रहा था कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। हमारे परिवार के लोगों ने कश्मीरियत को गंगा से मिलाया है। उत्तर प्रदेश में उस भावना का प्रसार किया जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। राहुल के इस बयान पर ही लोग तंज कस रहे हैं। बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने राहुल गांधी का वीडियो शेयर कर हंसने वाली इमोजी के साथ कमेंट किया, गंगा जमुनी तहजीब पर बहुत बड़ा खुलासा। बीजेपी नेता अजय शेरावत ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कमेंट किया, ये क्या कह दिया भाई ने। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि ये तथ्य तो इतिहास में भी नहीं लिखे, ये बुझते दिए कि आखिरी फड़फड़ाहट है, इसका चिराग बुझने वाला है पक्का। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि राहुल जी बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। नेहरू जी और उनके वंशजों ने कश्मीर और कश्मीरियत दोनों को गंगा में डाल दिया था। इसके अलावा भी कई और लोगों ने राहुल के इस बयान पर निशाना साधा। कुल मिलाकर देखें तो यात्रा खत्म होने के बाद भी अपने बयानों को लेकर राहुल गांधी बीजेपी और सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर हैं। कांग्रेस ने लाख कोशिश की कि राहुल गांधी की छवि गंभीर नेता की बनी रहे, लेकिन राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से मजाक के पात्र बन जाते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।